चारपाई पर लेटी हुई धानी साफ साफ देख रही थी कि सूरज अब उगने लगा था और दिन की लालिमा मानो रात की कालिमा में तेजी से समाती जा रही थी। देखते ही देखते अंधेरा घेरने लगा था, धानी के आसपास और उसके अंदर भी। लगा जैसे वो कालिमा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है, एक ऐसा हिस्सा जिससे चाह कर भी वो अलग नहीं हो सकती। मन किसी व्याकुल पक्षी की तरह तड़प रहा था। अंदर की घुटन और चुभन ने धानी को हिला के रख दिया। समय के क्रूर पंजों में फंसी उलझी धानी का मन हाहाकार कर उठा है कि तभी ठक की आवाज ने धानी को चौंका दिया। उसके तन मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार का पलस्तर टूटकर नीचे बिखरा पड़ा था। माँ की तस्वीर भी खूंटी के साथ ही गिरी पड़ी थी, जो मलबे के ढेर में दबे किसी निरे इंसान की तरह ही लग रही थी। धानी को पुराने दिन याद हो आए, जब वो माँ की आंखों में निरता देखा करती थी। शाम को बापू जब दारू के नशे में धुत घर पहुंचता था तो माँ की छोटी सी गलती पर बरस पड़ता था और पीटते पीटते बेदम कर देता था। एक बार जवान होती धानी के सामने उसके जालिम बाप ने उसकी माँ को ऐसा पीटा था कि वो घंटों बेहोश पड़ी रही थी। धानी डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी रही थी। उसका मन भीतर ही भीतर करहा उठा था। धानी को याद है उस दिन उसकी माँ खेत पर गई हुई थी धान की कटाई में कि तभी धड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था और उसका दारूखोर बाप अंदर दाखिल हुआ था। आते ही उसने अपनी सिंदूरी सी आंखें धानी के ऊपर ऐसे गड़ा दी थी कि मानो वो उसकी बेटी नहीं, महज एक देह हो। बापू, बस इतना ही निकल पाया था धानी की जबान से। ओ सुन धानी, बापू जैसे आपे से बाहर होकर बोले थे, ये दारू की बोतल रख दे। जी अच्छा। किसी मशीन की तरह धानी ने सिर हिलाया था और दारू की बोतल अपने बापू के हाथ से लेकर कोने में रखाई थी। उसकी आंखों में डर की रेखाएं खींच आई थी कि तभी बापू की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह सीधे उसे आकर लगी थी। धानी, वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यहाँ आकर बैठ, मेरे पास आ। धानी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी, धौंकने की तरह। उसका मन तो किया था कि दरवाजे से बाहर भाग जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी कि उसी पल बापू की गरजदार आवाज़ गूंजी थी, धानी। ना चाहते हुए भी धानी उसकी तरफ बढ़ चली थी, जहाँ उसका बाप खटिया पर पसरा हुआ था। उसने झट से धानी का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया था, जैसे वो उसकी जोरू हो। बापू, धानी के गले से एक घुटी सी चीख निकली थी। ये क्या कर रहे हो बापू? चुप! धानी का बापू जोर से गरजा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके दाएं गाल पर दे मारा था। धानी छटपटा के ही रह गई थी। उसमें अब विरोध करने की जरा भी ताकत ही नहीं बची थी। फिर भी वो बहेलिए के जाल में फंसे परिंदे की तरह अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही थी। थक हार कर उसने हथियार डाल दिए थे। उस भूखे भेड़िए के आगे वो चीखती रही और चिल्लाती रही, मगर ये सिलसिला थमा ही नहीं। ये सिलसिला चलता ही रहा लगातार। धानी ने माँ को इस बारे में कई बार बताना भी चाहा था, मगर बापू की सुलगती सिंदूरी आंखें उसके तन मन में झुरझुरी सी भर देती थी और उस पर खौफ पसरता ही चला जाता था। वो भीतर ही भीतर घुट घुट कर जी रही थी। फिर एक दिन बापू की मार से बेदम होकर धानी की माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। महीनों बिस्तर पर वो पड़ी तड़पती ही रही और उस दिन जबरदस्त उसके पेट में तेज दर्द भी उठा। तब धानी दौड़ पड़ी थी मंगरू चाचा के घर। मंगरू चाचा को झाड़ फूक में महारत हासिल थी। धानी से आने की वजह जानकर मंगरू ने पूछा था, तेरे बापू कहाँ हैं? पता नहीं चाचा, इतना ही कह पाई थी धानी। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मंगरू ने कहा तो धानी उल्टे पैर अपने झोपड़े में वापस चली आई थी। थोड़ी ही देर में मंगरू भी आ गया था। उसने आते ही झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया था, लेकिन धानी की माँ की तबीयत में कोई सुधार आने की बजाय दर्द बढ़ता ही चला गया था। मंगरू अपना काम करके चला गया और जाते जाते कह गया, धानी, मंत्र का असर जैसे ही शुरू होगा तुम्हारी माँ का दर्द भी कम हो जाएगा, तो चिंता मत कर। धानी को लगा जैसे मंगरू चाचा ठीक ही कह रहा है। वो घंटों इंतजार करती रही, लेकिन ना तो मंत्र का असर शुरू हुआ और ना ही उसकी माँ के दर्द में कोई कमी आई। देखते ही देखते धानी की माँ का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। आंखें पथराई सी धानी को ही देख रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो, कि तब धानी फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके बापू देर रात घर तो आए, लेकिन नशे में चूर।
अगली सुबह किसी तरह कफन दफन का इंतजाम हुआ था। धानी की यादों का तार टूटकर दोबारा आज से जुड़ गया। बापू की जातियों की वजह से धानी की जिंदगी तबाह हो गई। पता नहीं वो कितनी बार मरती और फिर जीती। सैकड़ों बार मर चुकी है वो, फिर भी जिंदा है, महज एक लाश बनकर। बापू के प्रति धानी का मन विद्रोह कर उठता है, लेकिन वो खुद को दबाती आ रही है। मगर आज धानी ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था कि यहाँ से दूर भाग जाएगी, वो बहुत दूर, जहाँ बापू की नज़र उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। अगले दिन धानी मास्टरनी के यहाँ गई। वो अपने ऊपर हुई जातियों की सारी कहानी उन्हें बता देगी। मास्टरनी का नाम सुमित्रा देवी था, मगर सारा गांव उन्हें मास्टरनी के नाम से ही जानता है। सुमित्रा देवी गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं। धानी को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। ये बात और है कि धानी 2 जमात से ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। क्या बात है धानी, कुछ बोलो तो सही। जब से तुम आई हो तब से रोए जा रही हो, आखिर बात क्या हो गई है? सुमित्रा जी ने पूछा तो धानी का गला भर आया। उसके मुंह से निकला, मास्टरनी जी। हाँ हाँ बताओ धानी, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मदद करूँगी। मास्टरनी ने कहा तो धानी ने बताया, मास्टरनी जी उसने हमको खराब किया, हमारे साथ गंदा काम। सुनकर मास्टरनी जी की भौहें तन गईं। वो धानी की बात बीच में ही काट कर बोली, किसने किया तुम्हारे साथ गलत काम? बापू ने। और धानी सब कुछ सिलसिलेवार बताती चली गई। मास्टरनी सुमित्रा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहराती गईं। फिर वो बोली, तुम्हारा बापू इंसान है या जानवर? उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसने अपनी बेटी को ही खराब किया। खैर तू चिंता मत कर धानी, तू आज शाम की गाड़ी से मेरे साथ शहर चल। वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं। तू वहीं रहकर उनके काम करना, बच्चे संभालना। तुम्हें भरपेट खाना और कपड़ा मिलता रहेगा। वहाँ तो पूरी तरह महफूज रहेगी। धानी का सिर मास्टरनी के प्रति इज्जत से झुक गया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही धानी को लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गई हो। सब कुछ अलग और शानदार था। धानी बस में बैठकर गगनचुंबी इमारतों को ऐसे देख रही थी कि मानो कोई अजूबा हो, कि तभी मास्टरनी जी ने एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख धानी, यहाँ औरत और मर्द सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सच? धानी को जैसे हैरानी हुई। उसका अल्लड़ व गवाही मन पता नहीं क्या क्या कयास लगाता रहा। बस एक झटके से रुकी तो मास्टरनी के साथ वो भी वहीं उतर पड़ी। चंद कदमों का फासला तय करने के बाद वो दोनों एक बड़ी खूबसूरत कोठी के सामने पहुंची। फिर एक बड़े से गेट के अंदर धानी मास्टरनी जी के साथ अंदर दाखिल हो गई। धानी की आंखें अंदर की सजावट देखकर फटी की फटी रह गई। मास्टरनी जी ने एक मॉडर्न औरत से धानी का परिचय कराया और कुछ ज़रूरती हिदायतें देकर शाम की गाड़ी से ही वो वापस गांव लौट गई। शहर की आबो हवा में धानी खुद को महफूज समझने लगी। कोठी के चारों तरफ खड़ी कंक्रीट की मजबूत दीवारें और लोहे की सलाखें उसे अपनी हिफाजत के प्रति आश्वस्त करती थी। बेफिक्री के आलम से गुजरता धानी का भरम रेत के घरौंदे की तरह भर भराकर तब टूटा जब उसे उस दिन कोठी के मालिक शंकर बाबू ने मौका देखकर अपने कमरे में बुलाया और देखते ही देखते भेड़िया बन गया। धानी को अपना दारूबाज बापू याद आ गया, नशे में चूर, सिंदूरी आंखें और उनमें बुलबुलाते वासना के कीड़े। कहाँ बचा पाई धानी उस दिन भी खुद को शंकर बाबू के आगोश से। कंक्रीट की दीवारें और लोहे की मजबूत सलाखों को अपना सुरक्षा घेरा मान बैठी धानी को अब वो छलावे की तरह लगने लगा था। और फिर एक रात उसने देखा कि अनुज और शिल्पा अपने कमरे में अमर बेल की तरह एक दूसरे से लिपटे बेजान हरकतें कर रहे थे। टेलीविज़न पर किसी गंदी फिल्म के बेहुदा सीन चल रहे थे। ये दोनों सगे भाई बहन हैं या? बुदबुदाते हुए धानी अपने कमरे में चली आई। सुबह शंकर बाबू की पत्नी अपनी बड़ी बेटी को समझा रही थी, देख कॉलेज जाते वक्त थोड़ा सावधान रहा कर। दिल्ली में हर दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार की वारदातें बढ़ रही हैं। तू जब जब बाहर निकलती है तो मेरा मन घबराता है। पता नहीं क्या हो गया इस शहर को। धानी छोटी मालकिन की बातों पर मन ही मन हंस पड़ी। उसे सारे रिश्ते नाते बेईमानी से लगने लगे। वो जिस शहर को अपने लिए महफूज समझ रही थी वही उसे महफूज नहीं लग रहा था। धानी के सामने एक अबोध सवाल तलवार की तरह लटकता सा लगता था कि क्या औरत का मतलब देह है या सिर्फ देह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत